तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले कि आपने जो हिस्ट्री का हमारा सीरीज चल रहा है पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, जिसमें हमने चैप्टर 1 क्लास 6 का कवर किया था। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ में मैं आपको एमसीक्यू भी करा दे रहा हूँ ताकि आप चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाओ, क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। राइट, तो आज हमारे पास है क्लास 6 का चैप्टर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। ये हमारा सेकेंड जो कि चैप्टर दिया गया, और इसमें हम लोग जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे उसको पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ एमसीक्यू भी देखेंगे वीडियो के एंड में। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा करते थे। तो ये आप देख सकते हैं। आखेटक मतलब मैंने आपको पहले वाले चैप्टर बताया था कि शिकारी होता है, और खाद्य संग्रह मतलब कि भोजन को इकट्ठा करने वाले, इस तरह से कह सकते हैं। तो आखेटक खाद्य संग्राहक यहाँ पे इनको नाम दिया गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं और भी इन पे कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। आपसे कथन टाइप में पूछा जा सकता है, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या कारण रहे होंगे। तो पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के क्षेत्रों के पौधे, फलों और जानवरों को खा करके समाप्त कर देते हैं, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट कि दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो इस कारण से इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोगों को भी इनके पीछे पीछे जाना पड़ता था। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि दूसरा कारण ये हो सकता है। अब यहाँ पे तीसरे कारण की अगर हम बात करें तो तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उसकी तलाश में प्रयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। अगर एक इलाके में रहेंगे तो उस मौसम के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें वहाँ पे होंगी उसको तो वो लोग यूज़ कर लेंगे, लेकिन अब उसके बाद क्या, उसके बाद उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो ये तीसरा कारण था। और चौथे कारण की बात करें तो पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलते हैं। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था, यानी कुछ नदियाँ जैसे हम जानते हैं ना कि बारहमासी होती हैं, कुछ जो होती है मौसमी होती हैं। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाते थे, इसलिए ऐसे ही झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो ये एक हो गया चौथा पॉइंट। अब यहाँ पे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पर डाला था जो कि चैप्टर 1 का, इसका भी पीडीएफ हम चैप्टर 2 का भी डाल देंगे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि जो पत्थर थे, मतलब कि अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि जो पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे कि हड्डियों और मतलब पत्थरों का औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे देखिए कि यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। ठीक है, इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन पत्थरों का इस्तेमाल अलग अलग कामों में किया जाता था, जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको शायद पिक्चर से क्लियर ना हो पाए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पत्थरों के औजार का उपयोग, बाएं जो आप देख रहे हैं ये पिक्चर, इसमें देखिए कि इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, पत्थर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे सेकेंड पॉइंट्स में भी आप पढ़ कर देख सकते हैं कि जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी मतलब पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है, मतलब जानकारी के लिए है, याद नहीं रखना है। याद रखने वाली चीज़ जो होगी मैं हाईलाइटेड कर चुका हूँ। अब देखिए रहने की जगह निर्धारित करना। अगर हम लाल त्रिकोण की बात करें, यानी मानचित्र 2 पर लाल त्रिकोण वाले स्थान जो कि वो पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं। लाल त्रिकोण वाला जो बना हुआ चीज़ है, इंडिकेट जो किया गया, देखिए लाल त्रिकोण मतलब पूरा पाषाणिक जो पूरा स्थल है वो। तो अब हम मैप में अगर देखेंगे तो हमें 3 चीज़ देखने को मिल रहा है, जैसे कि 3 चीज़ नहीं, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, देख सकते हैं भीमबेटका देख सकते हैं, कुरनूल गुफा देख लीजिए, और हुंगसू देख लीजिए। हुंगसू आपका कर्नाटक में हो गया, कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश। और इस तरह से आप सभी इस पॉइंट्स को देख सकते हैं। इनाम गांव पूछा जाता है,
हल्लूर पूछा जाता है, और इस चिरांद भी कई बार देखने को मिलता है। कुलडीवा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो नाम है आपको याद रखिएगा, जैसे कि पूरा पाषाण कालिक स्थल कौन सा है, जो नीला कलर का दिख रहा है वो नौपाषाण कालिक स्थल है, पाषाण कालिक स्थल है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम इस पे हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें और भी कुछ जानकारी नहीं है, तो हम डायरेक्ट बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट जो पॉइंट्स है उसमें देखते हैं। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि चूंकि पत्थर का उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, नुकीले पत्थर मिल सके तो उनके लिए बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि उनको वो औजार में भी इस्तेमाल कर सकते थे, उससे कई तरह के काम किए जा सकते थे, इसलिए वो पत्थर वाले स्थान को चुनते थे। राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, जैसे भीमबेटका आधुनिक हम मध्य प्रदेश जानते हैं, इसमें कि इस पुरास्थल पर गुफाओं में करंदाएँ मिली हैं, सॉरी कंदराएँ हैं, कंदराएँ मिली हैं। तो कंदराएँ क्या होती है, सबसे पहले ये समझना होता है। तो कंदराएँ हम यहाँ पे मैं देखे लिख रखा हूँ कि ज़मीन या फिर पहाड़ में मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाया गया या फिर प्राकृतिक रूप से बना हुआ कोई बढ़ा या फिर कोई बड़ा, मतलब कोई विशाल या फिर मतलब नॉर्मल टाइप का भी कह सकते हैं, कि बड़ा और गहरा जो गड्ढा होता है उसको कहा जाता था कंदराएँ कहते हैं। ठीक है, कंदराएँ कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। हो सकता है पूछा जा सके कि भीमबेटका गुफा में क्या कंदराएँ हैं, तो बिल्कुल हैं। ठीक है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं जो है वो नर्मदा घाटी के पास में स्थित है। और भीमबेटका गुफा पूछा है कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। अब आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, सिंपल सा लग रहा है कि किसी जानवर का पीछा करते हुए कोई इंसान है। और इसमें देखिए गुफा ये आपका है, गुफा पत्थर का बनाया हुआ पूरा चित्र। अब पूरा स्थल किसको कहते हैं ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं के अवशेष मिले हों। ये सब हम जानते हैं, 6 क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा ये जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है। चलिए इसके बाद है कि आग की खोज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आग की खोज। मानचित्र 2 में अगर हम कर्नूल की गुफा देखें तो हम जानते हैं कर्नूल की गुफा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ राख के अवशेष मिले। पहला चीज़ आपको ये याद रखना है कि राख के अवशेष कहाँ से मिले, तो कुरनूल गुफा से मिले, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आरंभिक जो लोग थे वो आग जलाना सीख गए थे, आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, दूर भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। देखिए एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे एक्चुअली इस तरह से नहीं लिखा गया, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पाषाण आप याद रखेंगे, आग का आविष्कार। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं, और नाम और तिथियों की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है कि जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो पुरातत्वविद होते हैं उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, जैसे कि पूरा मतलब यानी प्राचीन हो गया, और पाषाण मतलब पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण जो काल है, पूरा पाषाण काल, वो 20 लाख साल से पहले से लेकर के 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी जो पूरा पाषाण काल है, आरंभिक काल जो है, उसको 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले के दौरान जो भी क्रम रहा, जो भी वर्ष रहा, उसको कहा जाता है पूरा पाषाण काल। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है इसी काल के दौरान घटित हुई थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, ध्यान रखिए, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उन्हें हम लोग मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग के नाम से जानते हैं, मध्य पाषाण युग के नाम से जानते हैं। यह लगभग 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल तक के बीच का जो भी समय रहा उसको माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, जिनको हम लोग माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण भी कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या फिर लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए गए थे। ठीक है, तो अगला पॉइंट यहाँ पे कि अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है, जिसको हम लोग नवपाषाण युग के नाम से जानते हैं। नवपाषाण युग का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। देखिए ऊपर मैंने आपको आग के बारे में बताया कि आग का आविष्कार जो हुआ था पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगर हम नवपाषाण की बात करें तो आप वैसे भी लूसेंट वगैरह में पढ़े होंगे, कई बार आपने याद किया होगा कि जो कृषि है, कृषि
कृषि और पहिया जो है, पहिया, ये दोनों क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है। तो कृषि और पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में ही हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा, कृषि और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। चल इसके बाद हम आगे देखते हैं बदलती जलवायु। बदलती जलवायु की बात करें तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले पौधे बनने लगे। ध्यान रखिएगा, घास वाले पौधे 12,000 साल पहले बनने लगे। और इसके कारण बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की भी बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, खेती और पशुपालन की अगर हम बात करें तो इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा और साथ ही साथ यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे, कब पक करके तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना भी सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। और आगे अगर हम देखेंगे तो इसमें और भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख कर के जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते के जंगली पूर्वज थे। कुत्ते के जंगली पूर्वज थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था, तो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं बसने की प्रक्रिया। तो बसने की प्रक्रिया में आप यहाँ पे चाहेंगे तो इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, हम एक छोटा सा पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये क्या है तो मैं आपको आगे बताता हूँ। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे के धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। बेसिकली सही बात है, अगर वो खतरनाक जानवर को तो जो कि पालतू बनाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको भी डर लगता था कि यार कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो ऐसे जानवरों को ही मतलब पालतू बनाना पसंद करते थे जो कि अहिंसक होते थे। ठीक है, अहिंसक होते थे और इन जिनके जो दांत और सींग जंगली जानवरों से छोटे होते थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो जो दो पिक्चर आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा गया कि इन दांतों को देखो, इनमें कौन सा जो जंगली सूअर का है और कौन पालतू सूअर का। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि जो छोटा होगा वो पालतू का होगा और जो बड़ा है वो जंगली होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट्स और है कि बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12 साल पहले शुरू हुई थी। सॉरी, 12 साल नहीं, मतलब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हमें जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से कृषि के लिए अपनाई गई। ध्यान रखिए, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। ऊपर में हमने देख चुका है। अब इसके बाद हम एक नवीन जीवन शैली के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो अब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर के फसलों को पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात भी सोचनी पड़ी। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि जीवन एक अस्थायी रूप में मतलब चलने लगा कि चलो अब अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए एक जगह इकट्ठा होकर के रहना पड़ेगा, इस तरह से। तो जीवन शैली की शुरुआत हम आगे की तरफ कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए और भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार।
तो यहाँ पे हम एक पॉइंट्स पढ़ेंगे कि जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है। जैसे बेसिकली हम गाय को देख सकते हैं, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है, मतलब कि अगर कोई और अन्य जानवर की बात करें तो वहाँ से मांस भी मिल जाता है। दूसरे शब्दों में, सिंपल सी भाषा में यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है, सिंपल सी भाषा में। अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट वन है कि आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करेंगे। तो मानचित्र 2 में पृष्ठ संख्या 13 में अगर हम देखेंगे तो क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखे थे। नीले वर्ग हमने देखा था, जिनमें हम लोग नवपाषाणकालीन पुरास्थल के बारे में देखे थे। और उसमें क्या है कि इसमें से प्रत्येक बिंदु उन जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों ने शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले थे। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था ना कि कृषक की जो, यानी कि कृषि के जो काल माना जाता है वो नवपाषाण काल ही माना जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, तो स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्जहोम ध्यान है कहाँ पर पड़ता है, वर्तमान कश्मीर में। कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्त आवास कहते हैं। आपने कई बार क्वेश्चन इस तरह से देखा होगा, पूछा जाता है कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो बुर्जहोम से मिलते हैं। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी, मतलब ज़मीन के अंदर वो चले जाते थे, तो गर्तावास के नीचे अगर गर्तावास में रह रहे हैं तो बेसिकली कि उन्हें ठंड से बचने में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा मिलती है। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या फिर बाहर खाना पकाते होंगे। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भी भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग माना जाता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनके धार को और अधिक, जो कि पैना करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ओखली और मूसल का जो प्रयोग है, अनाज और वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग आज भी कई जगहों पर किया जा रहा है। ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं जो कि इस तरह से हैं। इसके बाद अगर हम इसमें आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, मतलब जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कोई मतलब नहीं है। 6 क्लास के बच्चों को जानकारी देना ज़रूरी है, तो वो आप यहाँ पे देख कर पढ़ के समझेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे काम की जो चीज़ें हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, तो सबसे पहला हमें पॉइंट्स मेहरगढ़ देखने को मिलेगा। तो पृष्ठ संख्या 13 पे अगर आप मेहरगढ़ देखोगे तो मैंने आपको ऊपर बताया था उत्तर पश्चिम भाग में आपको देखने को मिलेगा। मेहरगढ़ को ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रा, ठीक है, बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थल है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि मेहरगढ़ एक्चुअली पड़ता कहाँ, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे और भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। तो आप इस पिक्चर को देखेंगे तो क्या है, ये चौकोर और आयताकार जिस तरह के हैं, इसमें और भी लिखा गया कि प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिसमें कुछ संभवतः भंडार के काम आते थे, मतलब कुछ ना कुछ रखा ही जाता था, घर है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा क्या, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी, मतलब पहले ऐसे लोग सोचते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसा पाया गया कि मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जिसमें एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मतलब ये लोग पहले सोचते थे कि ऐसा होता होगा, तो वो लोग ऐसा करते थे। तो चलिए इसके बाद हम इस पॉइंट्स को अब चाहो तो पढ़ सकते हो, इसमें हमें वैसे कुछ जानने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद हम आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगा कि एक नवपाषाण जो पूरा स्थल है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, चताल युग, ठीक है, चताल युग। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि नवपाषाण युग के सबसे प्राचीन पुरा स्थलों में एक
चताल जो हयूक है वो तुर्की में स्थित है, तुर्की में स्थित है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए चैप्टर 2 में जो भी चीज़ें हमने कवर करना था हमने कवर कर लिया। इसके बाद आपका कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, तो हम चलिए अब डायरेक्ट हम आपको एमसीक्यू पे ले चलते हैं कि इन पूरे जो चैप्टर में आपने क्या क्या चीज़ें देखा, उससे क्या क्या चीज़ें क्वेश्चंस बन सकती है, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट अब चलते हैं एमसीक्यू पे। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि पूरा पाषाण कालीन स्थल हुंसगी, हुंसगी का संबंध किस राज्य से है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो अब ये बताइए कि जो हुंसगी है वो किस स्टेट में पड़ता है। तो आपने ऊपर में देखा था हुंसगी के बारे में हमने बात किया था कर्नाटक में, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हुंसगी। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नवपाषाण कालीन पुरा स्थल की पहचान करें, क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो चिरांद है, कोल्डिहवा है और बुरजोम है। 1 2 3 बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगर हम यहाँ पे भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका क्या है, एक प्रकार का पूरा पाषाणकालीन स्थल था। तो यहाँ पे 1 2 3 ही बिल्कुल सही आंसर होगा। और चिरांद जो कि बिहार के साथ संबंध रखता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि उस पूरा स्थल का नाम क्या है जहाँ से राख के अवशेष मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। तो राख के अवशेष के बारे में हमने एक गुफा के बारे में बात किया था, और वो गुफा कौन था, भीमबेटका की गुफा, बिल्कुल नहीं, भीमबेटका की गुफा नहीं थी, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि हमने कुरनूल की गुफा के बारे में बात की थी, कुरनूल की गुफा जो कि आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से अगर आपने सारी चीज़ों को सुना होगा तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम लोग किस नाम से जानते थे, उसे मेसोलिथ या मेसोलिथ के नाम से जाना जाता था। मेसोलिथ मतलब मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक था, तो ध्यान रखिएगा मध्य पाषाण काल का समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक को माना जाता है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो पहला पॉइंट है कि कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं, गेहूं और जौ आते हैं, बिल्कुल सही है। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के जंगली पूर्वज थे, तो ये भी सही है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 कि कृषि और पशुपालन की जो शुरुआत है वो किस काल में हुई थी, कृषि और पशुपालन की जो शुरुआत है वो किस काल में हुई थी, क्या बनेगा राइट आंसर। तो ऑलरेडी हम देख चुके थे नवपाषाण काल, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, नवपाषाण काल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। 7 है कि मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यह कहाँ स्थित है, यानी मेहरगढ़ कहाँ स्थित है। क्वेश्चंस को हमने बिल्कुल एग्जाम्स के लेवल का रखा है ताकि आप बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हाँ आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है, और एनसीईआरटी में किस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यार क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन घुमा करके थोड़ा सा पूछ जाता है। तो जनरली हम जानते हैं कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ये पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि मेहरगढ़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मेहरगढ़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छे तरीके से पढ़िए, ये बिल्कुल आपका बीपीएससी की तरह लगने वाला है क्वेश्चंस, पढ़ करके आप देखिए। मेहरगढ़ नवपाषाण स्थल है जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के एक जो कि कच्ची मैदान पर स्थित है, बिल्कुल ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान के पड़ता है। यह बोलन दर्रे के पास स्थित है, बोलन दर्रे के पास हमने ऑलरेडी पढ़ा था। इसकी खोज 1974 में एक पुरातात्विक टीम ने की थी। यह बोलन नदी के तट पर स्थित है, यानी कि जो मेहरगढ़ है वो बोलन नदी के तट पर ही स्थित है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है, सही क्वेश्चन पूछा गया तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो उपरोक्त में से ऐसा कोई नहीं है, उपरोक्त में से ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत है, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन ई को टिक करेंगे। ठीक है, ई करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, गर्त आवास के साक्ष्य जो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बुर्जहोम, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए बुर्जहोम, जो कि जम्मू कश्मीर में।
अगला प्रश्न कि नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक चतालह्यूक, चतालह्यूक किस देश में स्थित है? चतालह्यूक जो है वो किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि तुर्की, तुर्की में स्थित है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि घास वाले मैदान का जो विकास है लगभग कितने साल पहले हुआ? घास वाले मैदान का विकास लगभग कितने साल पहले हुआ? बताइए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो 12,000 वर्ष पहले, 12,000 वर्ष पहले। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। और अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित तिथियां का उनके संबंध के साथ कौन सा सही मिलान है? निम्नलिखित तिथियों का उनके संबंध के साथ कौन सा सही मिलान दिया गया? तो देखिए, बसने की जो प्रक्रिया का आरंभ माना जाता है, बसने की प्रक्रिया का आरंभ माना जाता है 12,000 साल माना जाता है, लगभग 12,000 साल पहले यहाँ पे होगा। एक्चुअली ये पहले यहाँ पे होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पहले। ठीक है, 12,000 साल पहले। मध्य पाषाण युग की बात करें तो 12,000 से लेकर के 10,000 साल मैंने आपको बताया था, जिसको हम लोग मेसोलिथ के नाम से भी जानते हैं। इसी समय में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते थे। मेहरगढ़ में बस्ती का जो आरंभ हुआ था वो लगभग 8,000 साल पहले हुआ था। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले हुआ था। तो यहाँ पे तीनों के तीनों मिलान बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने कवर किया क्लास 6 का चैप्टर 2। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। और चैनल पे पहली बार है और इसी तरह की अगर आप चाहते हैं कि पूरा NCERT को कंप्लीट करना, तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।